नमस्कार। आज हम संघवाद यानी फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये तय करता है कि किसी देश में असली शक्ति किसके पास होगी, और ये समझना, खासकर अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही जरूरी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे जैसे इतने बड़े और इतनी विविधताओं वाले देश में आखिर इंचार्ज कौन है? क्या सारी पावर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास है, या राज्यों की अपनी सरकारें भी उतनी ही पावरफुल हैं, या फिर दोनों? ये सवाल ही हमें संघवाद की जड़ तक ले जाता है। देखिए, संघवाद कोई अजूबा नहीं है। आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि भारत से लेकर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े और अहम देश इसी सिस्टम पर चलते हैं। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। दुनिया में भले ही सिर्फ 25 देशों में संघीय व्यवस्था हो, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% आबादी रहती है। मतलब ये सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। तो आगे हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि संघवाद है क्या, फिर देखेंगे कि ये संघ बनते कैसे हैं। उसके बाद खास तौर पर भारतीय संघ की बात करेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे शक्ति को जनता तक पहुंचाया गया, और अंत में देखेंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये संघवाद है क्या चीज, और ये काम कैसे करता है? अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संघवाद सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर किसी एक जगह पर बंद नहीं होती। ये केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, साझा होती है। एक तरह की पार्टनरशिप है ये। इस बेसिक डेफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की पहचान कैसे करें? देखिए, इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं। पहली बात, यहाँ सरकार के कम से कम 2 लेवल होंगे, जैसे हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकारें। दूसरी, हर लेवल का अपना अपना काम करने का दायरा होता है, जो संविधान में साफ साफ लिखा होता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी एक लेवल अकेले ही संविधान में बड़े बदलाव नहीं कर सकता। संघवाद को और अच्छे से समझने का एक तरीका है इसकी तुलना एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम से करना। एकात्मक व्यवस्था में सारी पावर एक पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे आती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी शक्ति सीधे जनता से लेते हैं, और दोनों की जवाबदेही भी सीधे जनता के प्रति होती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये संघ या फेडरेशन बनते कैसे हैं? इतिहास को देखें तो इसके 2 मुख्य रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता है साथ आकर संघ बनाना, जिसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। सोचिए, जैसे कई छोटे छोटे आजाद दोस्त मिलकर अपनी एक बड़ी मजबूत टीम बना ले। अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा रास्ता है साथ लेकर चलने का, यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये ऐसा है जैसे एक बड़ा परिवार जो अपनी सहूलियत के लिए घर के सदस्यों में काम बांट लेता है। और हाँ, भारत इसी मॉडल का एक उदाहरण है। तो चलिए अब जरा अपने देश पर फोकस करते हैं। भारतीय संघवाद, जो साथ लेकर चलने वाले मॉडल का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। हम अपनी सरकार को क्या कहें? संघ सरकार, संघीय सरकार या केंद्र सरकार? देखिए, हमारा संविधान भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। ये शब्द अपने आप में साथ लेकर चलने की भावना को दिखाता है। हाँ, ये कार्टून तो भारतीय व्यवस्था को एकदम सही तरीके से समझाता है। हम सच में एक 3 टियर कोच की तरह हैं। सबसे ऊपर संघ सरकार, फिर राज्यों की सरकारें, और सबसे नीचे यानी जमीनी स्तर पर हैं हमारी स्थानीय सरकारें, पंचायतें और नगर पालिकाएं। ये तीसरा स्तर ही भारतीय संघवाद को दुनिया में सबसे अनोखा बनाता है। अब बात करते हैं भारत के इसी तीसरे और सबसे क्रांतिकारी लेवल की। इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है शक्ति को ऊपर से खींचकर सीधे जनता के हाथों तक पहुंचाना। जरा इन अखबारों की सुर्खियों पर गौर कीजिए। पंचायतों को मिले और अधिकार, महिला प्रधान ने बदली गांव की सूरत। ये कहानियां क्या बता रही हैं? ये स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब बहुत आसान है। जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियां और अधिकार स्थानीय सरकारों को यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को दे देती हैं, तो बस इसी प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सीधा और दमदार है। देखिए, स्थानीय लोगों को अपनी समस्याएं और उनके समाधान दूसरों से बेहतर पता होते हैं।
गांव के लोगों को पता होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ स्कूल की ज्यादा जरूरत है और कहाँ पानी की। और इस आइडिया ने जमीन पर कितना बड़ा रूप लिया है, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 36 लाख। आज हमारे देश में पंचायतों और नगरपालिकाओं में 36 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सोचिए, ये संख्या तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि इस विशाल व्यवस्था का असर क्या हुआ। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये लोकतंत्र का दुनिया में किया गया सबसे बड़ा प्रयोग है। इस एक वाक्य में इस प्रयोग की विशालता छिपी है। भारत ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देकर लोकतंत्र को सचमुच में जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया है, उसे मजबूत किया है। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी हो गईं। आम लोगों को सीधे उन फैसलों में शामिल होने का मौका मिला जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। इससे लोगों में लोकतांत्रिक भागीदारी की एक आदत भी बनी है। तो हमने देखा कि संघवाद सिर्फ किताबी ज्ञान या परीक्षा में रटने वाला कोई शब्द नहीं है। ये विविधता को संभालने और शक्ति को साझा करने का एक जीता जागता तरीका है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असली शक्ति आखिर होनी कहाँ चाहिए? केंद्र में, राज्यों की राजधानियों में, या फिर हमारे अपने गली मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों के हाथों में? सोचिएगा जरूर।